एसटी को 32%, ओबीसी को 27%, एससी को 13% और ईडब्ल्यूएस को 4%। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का यही नया फॉर्मूला है। कुल मिलाकर 100 में से 76% आरक्षण अब प्रदेश में लागू होगा। भानु प्रतापपुर में जिस तरह से सरकार घेर रही थी, उसके बाद तो ये तय माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ आरक्षण का काट सरकार जरूर निकालेगी, लेकिन आरक्षण का कोटा 76% पहुंच जाएगा, इसका अनुमान किसी को नहीं था। लिहाजा कैबिनेट की बैठक के बाद जब मीडिया से मंत्री रविंद्र चौबे मुखातिब हुए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरक्षण संशोधन विधेयक के पास होने की जानकारी दी। आरक्षण का स्पष्ट मत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जितनी जिसकी संख्या उसके आधार पर आरक्षण उसका अधिकार बनता है। हम उसी आधार पे ये विधेयक ला रहे हैं। आरक्षण ऐसा मसला है जो राजनीतिक पार्टियों को ना तो उगलते बनता है और ना ही निकलते। जायज नाजायज के पैमाने पर भले ही सियासी दलों की अलग अलग बातें पर्दे के पीछे चलती हों, लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर बयान देने की बात आती है तो बड़े बड़े सियासी वीरों की भी चुप्पी देखने को मिल जाती है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारी मांग तो 32% का है, अनुसूचित जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का, और ये हमेशा से चलते आ रहा था। अभी कुछ दिन से ही वो कोर्ट में क्या मामला था, उसके बाद पता लगा कि नहीं, अब 32 की जगह में 20 बचा है, 12 खत्म हो गया। उसको लेकर के हम कह रहे हैं अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तत्काल इसको बहाल करवाएं। कानूनी तौर पर क्या सही होगा, क्या गलत, कोर्ट में क्या ये मामला जाएगा या नहीं, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मुश्किलों में घिरी कांग्रेस को आरक्षण से संजीवनी जरूर मिल गई है, लेकिन भूपेश बघेल के इसमें एक नई शर्त जोड़ देने पर मामला बीजेपी के ऊपर भी आ गया है कि उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। अब इस शर्त ने बीजेपी को भी चक्रव्यूह में फंसा दिया है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब 76% रिजर्वेशन, मतलब कुल मिलाकर पिछली बार से और ज्यादा। सवाल भी हैं और वक्त की मजबूरी भी। लिहाजा आज कैबिनेट में रिजर्वेशन की बम्पर लिस्ट जारी हो गई। 32% का कोटा आदिवासियों का बरकरार रहा तो ओबीसी फायदे में रही। नुकसान सबसे ज्यादा किसी को हुआ तो गरीब सवर्णों का। हालांकि भानु प्रतापपुर का चैलेंज भूपेश सरकार ने फिलहाल तो आसान कर लिया है, लेकिन आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा हुआ होगा। एक बड़ा तबका अभी से अदालत में जाने की ताल ठोकने लगा है। जाहिर है 9वीं अनुसूची में अगर सरकार के इस फैसले को जगह नहीं मिली तो मामला कानूनी पेचीदगियों में तो फंसेगा ही। हालांकि आज आरक्षण पर फैसले को लेकर भूपेश सरकार ने बड़ा दांव ही खेला है, मतलब 9वीं अनुसूची का नया दांव अगर कामयाब नहीं हो पाए तो बीजेपी भी इससे बच नहीं पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की जिम्मेदारी केंद्र की होगी और केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है। कुल मिलाकर मामला पूरा उलझा हुआ है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हम लोग पहले भी बात करते रहे कि आरक्षण के लिए तोड़ सरकार को निकालना होगा, लेकिन यह तोड़ इतना ताबड़तोड़ बन जाएगा इसका अनुमान किसी को नहीं था। झारखंड में 77% तो अब छत्तीसगढ़ में 76%। कुल मिलाकर दोनों जगहों पर गैर भाजपा सरकार ने आरक्षित जातियों पर सौगात तो सरकार की बरसाई है, लेकिन मामला पूरी तरह से सियासी भी हो गया है। आज इसी सियासी दांवपेच पर हम चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में 76। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संविधान के जानकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित चिमनानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, बड़े जिम्मेदार नेता हैं। सबसे पहले शुरुआत में चंद्राकर साहब से ही करूंगा। चंद्राकर साहब, आप पहले तो मैं जानना चाहूंगा कानूनी नजरिए से बताइए कि ये पूरा जो विषय है ये कितना टिकेगा, क्योंकि आप संविधान के भी जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। एक जनता को ये समझाइए कि आखिर ये है कि आज जो डिसीजन हुआ है, कानूनी पेचीदगियां, इसकी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। चंद्राकर साहब जी बिल्कुल। आदित्य जी, यह जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है और आगामी विशेष सत्र जो विधानसभा का होगा उसमें इस विधेयक को रखा जाएगा, लेकिन मूल बात यह है कि मोटे मोटे रूप से हम अगर देखें तो केशवानंद केस जो आया था 73 में, 24 अप्रैल 73,
और उसमें जो मूल बात आई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर और मौलिक अधिकार के ऊपर। तो यहाँ पर प्रायः क्या करती हैं राज्य सरकारें, 9th जो शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, उसमें नियम कानून विधेयक को रख देती हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि ठीक है, 9वीं अनुसूची में पहले जो लैंड भूमि अधिग्रहण की बात आती थी उसके लिए नेहरू जी के समय से जो हुआ, लेकिन 73 के बाद से पासा पलट गया है और 73 के पहले जो 9वीं अनुसूची में थे वो रहेंगे। लेकिन उसके बाद देखा जाएगा कि इक्वलिटी का जो मौलिक अधिकार है, दूसरी बात है जो स्वतंत्रता का है, निजी स्वतंत्रता का है, और साथ ही साथ समानता का, इस तरह से हम देखिए, और स्वतंत्रता का, ये तीन कहीं तो किसी भी भारतीय नागरिक का इसका हनन तो नहीं हो रहा है। फिर बात आई है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, और बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का अधिकार पार्लियामेंट को भी नहीं है। वाजपेयी जी के समय संविधान समीक्षा की बात हुई थी और उस समय बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई थी। तो यहाँ पर कोई भी राज्य सरकार 73 के बाद 9वीं अनुसूची में ये एक ब्लैंकेट बूस्टअप नहीं हो सकता, ये लिमिटेड प्रोटेक्शन हो सकता है। लेकिन मूल बात ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन ना हो, मौलिक अधिकार का हनन ना हो, सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकती है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि ये जो 76% में ओबीसी तो निश्चित रूप से फायदे में रहे, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको 4%, तो वो लोग जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए, और वो जा करके उसके सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से सुन सकती है। तो ये काफी पेचीदा विषय हो गया है आदित्य जी। सुरेंद्र वर्मा जी, आदिवासियों का आपने खुश कर दिया, चलिए खुश किया नहीं किया तो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव बताएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस को लेकर 4%, भाई 76 हो रहा था, 6 और मिल जाता, 82 हो जाता, दिक्कत क्या थी? गरीब सवर्णों का जो आरक्षण काट कर मिला क्या आप लोग को, ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझाने की कोशिश करें। आदित्य जी, काटने की बात नहीं है, ये जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर हुए हैं, विधानसभा में चर्चा होगी, जो सुझाव भी आएंगे उसके हिसाब से संख्या तय होगी। मूल बात है जो रिजर्वेशन के मामले में इंदिरा साहनी प्रकरण के बाद में न्यायालय ने यह कहा कि यदि आप 50% से अतिरिक्त देते हैं तो आधार बताना पड़ेगा। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस प्रकार से ईमानदार प्रयास हुए जिसमें ऑथेंटिक प्रमाणित डाटा जो स्थानीय निकाय से, ग्राम पंचायतों के सामान्य सभा से, ग्राम सभा से, और नगरीय निकायों में जो 169 नगरीय निकाय है, सभी जगह आधार से भी लिंक है और वहां सत्यापित भी है बाकायदा इश्तेहार बनाकर। तो पहली बार ईमानदार प्रयास यदि डेटा को लेके हुआ है तो वो वर्तमान भूपेश सरकार में हुआ है। जहां तक बात ईडब्ल्यूएस की है तो ईडब्ल्यूएस में भी जो प्रावधान है वो अधिकतम सीमा है 10, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, और उसके ऊपर नीचे जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि जो आरक्षण जो विषय है, जो अभी चंद्राकर साहब कह रहे थे, निश्चित रूप से समता और समानता के अधिकार का एक तात्पर्य आदित्य जी यह भी है कि जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं उनके अधिकारों के लिए उनको राज्य सरकारें उनकी संख्या के आधार पर जो अतिरिक्त उपबंध उनके बेनिफिट के लिए करती है, वह भी एक तरह से कहा जा सकता है। तो जो 9वीं अनुसूची की जहां तक बात है वो केवल छत्तीसगढ़ की मांग नहीं है, लगातार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा और हाल ही में झारखंड ने भी यह कहा था कि जो विशेष राज्य हैं जहां सामान्यतः आदिवासी वर्ग की, अनुसूचित जाति की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की जो संख्या ज्यादा है, वहां पर जो परिस्थिति के आधार पर उनको संरक्षण देने के लिए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद में न्यायिक समीक्षा से संरक्षण मिल जाता है, तो इसलिए इन वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए, और यह पहली बार नहीं है, इससे ज्यादा भी आरक्षण है। नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में 80% तक आरक्षण केवल और केवल अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो यदि बहुसंख्यक आबादी उस वर्ग से है, उनका हित प्रभावित होता है, तो उससे ज्यादा भी किया जा सकता है। न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए आंकड़ों की जरूरत थी, वो ईमानदार प्रयास भूपेश सरकार में हुए हैं, उसको पटल पर रखा जाएगा, चर्चा होगी और उसमें जो सुझाव आएंगे उसके हिसाब से जो अंतिम प्रकाशन होगा उसके बाद आंकड़ा स्पष्ट होगा कि किस वर्ग को कितना % मिल रहा है। जी चिमनानी साहब, पहला और एकदम लाजमी सा सवाल, कोई घुमा फिरा के नहीं, क्या आप लोग सरकार के जो कैबिनेट ने जो फैसला दिया इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते? हम समर्थन कर रहे हैं। हम तो चक्का जाम करके रखे हैं पूरे प्रदेश में कि आदिवासियों का आरक्षण जो इन्होंने छीना है, समर्थन कर रहे वो हैं, आप वापस, मैंने पहला शब्द आदित्य जी कहा कि आदिवासियों का जो जाने के लिए साथ देंगे इनका। देखिए इन्होंने भी क्या किया आखिर कि केंद्र के पाले में गेंद डाल दिया। तो मैं आ रहा हूं आदित्य जी,
इनका कोई भी काम ये स्वयं करते नहीं है, ये कहते हैं कि केंद्र करे। देखिए, इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, उसके लिए पैसा केंद्र से मांगते हैं, धान खरीदते हैं, ये चावल केंद्र से ये कहते हैं खरीद लीजिए। यहां पर भी आरक्षण के विषय में जब फंसे हैं और अपनी असफलता को छुपा नहीं पा रहे हैं तो केंद्र के पाले में गेंद डाली है। मैं तो बहुत ही विश्वास के साथ और आश्वासन के साथ कहता हूं कि पहले भी आदिवासियों को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया, डॉक्टर रमन सरकार ने दिया, बढ़ाया भी रमन सरकार ने, और अपने पूरे कार्यकाल में उसको लागू करवाने में सफलता रमन सरकार ने हासिल की। और अभी भी अगर आरक्षण वापस आदिवासियों को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही मिलेगा। मेरे कुछ प्रश्न हैं साथी प्रवक्ता से। ये कह रहे थे कि विधानसभा में चर्चा होगी, बहुत सारी ज्ञान की बातें अभी ये व्यूवर्स को बता रहे थे। अरे यही ज्ञान की बातें हाई कोर्ट में कर लेते ना छत्तीसगढ़ की, तो आरक्षण जाता नहीं है। और कांग्रेस अब खुले में ये कह दे कि ये आरक्षण विरोधी है क्योंकि जनता समझ चुकी है, ये मुखौटा जो है चेहरे पे उसको उतार ले और स्पष्ट कर दे, अपने मुंह से मान ले, क्योंकि जनता समझ चुकी है। आप हर दिन जनता को भ्रमित करने का नया तरीका निकालते हैं। मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाहता हूं, बात में कोई तथ्य भी होना चाहिए। एक जवाब लेते हैं। नहीं, एक चीज और कहूंगा, कितने झूठ बोलेंगे, जवाब दे दूं, जवाब ले लीजिए। ये जो तथ्यहीन आपने आरोप लगाया है, मैं जवाब दे दूं। अरे रुक जाओ, एक 10 सेकंड में पूरी कर लूंगा। जवाब देने 10 सेकंड आपको जवाब देना है। व्यूअर्स देख रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। जो आरक्षण कैंसिल किया हाई कोर्ट ने, उसमें पेटिशनर कौन थे? पद्मा मनहर। कहां से कांग्रेस की विधायक थी, इसका जवाब दीजिएगा। पीआर खूटे किस पद पे कांग्रेस के थे जिन्होंने पिटीशन लगाई आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ? और पीआर खांडे को अभी किस आयोग का आपने अध्यक्ष बनाकर पुरस्कृत किया है जिन्होंने आदिवासियों का आरक्षण छीना? वो सारे कांग्रेस के नेता थे। अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए। ये जो तीनों नाम है आदित्य जी, तीनों अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। और ये जो पाप रमन सरकार ने किया 4% इस वर्ग का आरक्षण काटने का, सुन लीजिए 4%, 16% से काट के 4% किए, उससे व्यथित होकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने गया और ये ना उनको विश्वास में लिए ना चर्चा किए। दूसरा झूठ, ये हाईकोर्ट का निर्णय है जिसमें बड़ा नेता थे कि नहीं? सुन लीजिए, ननकी राम आपकी पार्टी के नेता थे कि नहीं? नेता सबसे वरिष्ठ विधायक है, आज इस पिक्चर से गायब कर दिए। किसी भी वक्तव्य में अभी बोल रहे थे सवाल का जवाब दूंगा। सुन लीजिए, तो दोनों अध्यक्षता में सुन लीजिए, 11 कांग्रेस के नेता थे कि नहीं? ऐसे बात नहीं होगी। 11/5/2010 को ननकी राम की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। ननकी राम कंवर का बयान आया इस निर्णय के बाद कि मैंने अध्यक्ष होने के नाते रिपोर्ट समय पर रमन सरकार को सौंप दिया था। रमन सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक अंतिम तक, और ये हाईकोर्ट के आदेश में सुन लीजिए ये जवाब है, सुन लीजिए। अरे जवाब दो तो जवाब में स्पष्ट है कि जो दोनों रिपोर्ट ये तीनों नेता कौन है? अध्यक्षता में और ननकी राम कमेटी की रिपोर्ट जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक न शपथ पत्र में उसका जिक्र था, न अंतिम वक्त में, न ही पीआर खूटे। सुन लीजिए, ऐसे बात नहीं होगी। जवाब तो दीजिए, बिल्कुल जवाब दे दीजिए उनके दोनों सवाल का। एक बार बता दो जनता को जो जवाब, अरे एक बार सुन लीजिए, ऐसे बात नहीं होगी। ये आरक्षण विरोधी लोग, मैं आपको 50 प्रमाण देता हूं। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जब पदोन्नति में आरक्षण के लिए मोदी सरकार जानबूझ के ऐसे बात नहीं होगी अमित जी। या तो आप बात कर लीजिए, ये तीनों किस वर्ग थे मैं बताया और कारण भी बताया। और इनके जो पाप नेता थे कि नहीं? सुन लीजिए, ननकी राम कंवर का बताइए, ननकी राम कंवर क्यों नहीं बता रहे? वैसे आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते? ननकी राम की रिपोर्ट क्यों ही नेता थे कि नहीं? जवाब और संशोधित जवाब दोनों, जिन्होंने आरक्षण के खिलाफ पिटीशन लगाई, रमन सरकार नहीं थे और इनके थे। आपने खुद आरक्षण छिनवाया है, तो आप क्या आरक्षण देंगे? एक मिनट, दोनों सवाल के जवाब आपको नहीं मिले अभी तक, ठीक, कोई बात नहीं। मैं 2 मिनट चंद्रकर साहब को बता। चंद्रकर साहब, ये राजनीतिक नफा नुकसान की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर देखिए आरक्षण बहुत ज्वलंत विषय है, इसलिए वो ज्वलंता कहीं ना कहीं आप दिखाई भी दे रही है। राजनीतिक नफा नुकसान क्या होता है अगर ये लागू होता है, तो इसके आगामी और दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? चंद्रकर साहब, देखिए, ये विधेयक तो निश्चित रूप से विधानसभा में पारित हो जाएगा, संख्या बल है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि 1980 में वामन राव बनाम भारत सरकार जो जजमेंट आया है और 2007 का जजमेंट है,
तो अधिकांश 73 के बाद जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार ये है कि संविधान की संविधान की रिव्यू करने का अधिकार निश्चित रूप से अभी भी संविधान के रक्षक के रूप में न्यायपालिका बहुत सशक्त कह सकते हैं सरकार का एक अंग है। और कोई भी प्रायः क्या हुआ है कि राज्य सरकारें ऐसे विषय को लिमिटेड प्रोटेक्शन के लिए 9th शेड्यूल में डाल देती हैं, जिसके कारण से यह निर्णय आया है। लेकिन यह प्रक्रिया लंबा है। अब यहाँ पर क्या केंद्र की सरकार, साथ ही साथ क्या राष्ट्रपति जी, उसके बाद भी संविधान के मौलिक अधिकार और बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या जजमेंट आता है, तो सफर काफी लंबा है। लेकिन मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में यह विधेयक पारित होगा। अब विधानसभा पारित की है तो स्वाभाविक है, हो सकता है कि अगर फ्लोर मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ विधानसभा के संसदीय मंत्री अच्छे से करते हैं तो बीजेपी के जो विधायक है उनके साथ बढ़िया संवाद करके यहाँ जो 76% की बात हुई है उसके ऊपर वो संवाद करके सहयोग लेकर के विधेयक पारित कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों पार्टियां कह सकती हैं कि हम तो अपने फर्ज का अदा किए हैं विधानसभा में, अब बाकी जो कुछ है विधि सम्मत है। उसके बाद क्या? अभी इतना आसान तो लग नहीं रहा है, उसके बाद क्या? इसमें मूल बात यह आ गई कि यहाँ पर ओबीसी वर्ग को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया ना इससे। बिल्कुल। और ये एक आदिवासी वर्ग के कुछ नाराजगी को का क्षतिपूर्ति भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये काफी चेक एंड बैलेंस के हिसाब से इस संख्या को शामिल किया गया है। ठीक है सुरेंद्र साहब, ये भानु प्रतापपुर का तोड़ तो निकाल लिया आपने, 32%। ओबीसी भी वहां पर दूसरे डिसाइडिंग फैक्टर कोई वहां पर है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में, तो निश्चित तौर पर ओबीसी हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगर ये 9वीं अनुसूची वाला मामला पूरा नहीं हुआ तो आज नहीं तो कल बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। केंद्र में आपकी सरकार है, लोकसभा राज्यसभा आपने पार नहीं कराया, इसलिए राष्ट्रपति पास सिग्नेचर भी नहीं किया और कहीं ना कहीं ये कानून नहीं बन पाया। तो ऐसा तो नहीं दूरगामी सोच की बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ दो आने वाले समय में? सुरेंद्र साहब, आदित्य जी, कांग्रेस कभी भी केवल चुनावी लाभ के लिए कोई काम नहीं करती। सामाजिक न्याय जो है हमारा प्रमुख ध्येय है। जिस प्रकार से ऐसी स्थिति 1992 में भी आई थी, 95 में आपको याद होगा 77वां संविधान संशोधन हुआ, 16(4)A जोड़ा गया जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था दी गई और नागराज बनाम भारत सरकार वाले मामले में 2006 में उसको प्रमाणित भी किया गया, उसको बरकरार रखा गया। तो अगर सरकारें चाहे, देखिए सरकार निश्चित रूप से बीजेपी आज यहां विपक्ष में है, लेकिन जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं जिनकी भलाई जो है राजनीति का मुख्य उद्देश्य होता है, तो लोगों की अगर भलाई है तो हम चाहते हैं केंद्र की सरकार हमारी भी सरकार है और ऐसे मसलों पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा तो मुखौटा है, आरएसएस के मोहन भागवत का बयान सुना होगा बिहार चुनाव से पहले कि अब समय आ गया है समीक्षा करके खत्म करे। जनगणना रजिस्टर में जनगणना जो 2021 में होने वाली थी अभी तक हुई नहीं है, 23 में होगी। उसके लिए तमाम राज्य जो है ये निवेदन किए कि उसमें एक कॉलम जाति का जोड़ा जाए, लेकिन मोदी सरकार उसको भी मना कर दी। केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री हो रही है, जो सीनियर आईएएस जाते थे वहां कारपोरेट से सीधे भर्ती की जा रही है, उसमें आरक्षण का कोई नियम ही नहीं है। और लगातार जो निजीकरण किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, उसमें भी आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनके सरकारी नौकरी के अधिकारों को बेचा जा रहा है। तो इनका मूल चरित्र है। हाल ही में भूमि अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधान भी शिथिल किए गए। तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जो है आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है। केवल और केवल अधिनायकवाद और पूंजीवादी इनका असल चेहरा है, ये चाहते ही नहीं। और यही कारण है कि 2018 तक सरकार में रहे। हाईकोर्ट के निर्णय में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं आदित्य जी, कि ये जो मूल जवाब, संशोधित जवाब और शपथ पत्र जो होता है उसमें तक उन दोनों आंकड़ों की जिक्र नहीं है जो दस्तावेज हजारों पेज के हैं, जो ननकीराम कमेटी और सीएस की अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट ये जानबूझकर छुपाए रखे। और वही कारण है हमारी सरकार आने के बाद तो हमने प्रयास किया, उसका भी जिक्र है कि जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने निवेदन किया, लेकिन कोर्ट ने इसी आधार पर खारिज कर दिया कि शपथ पत्र तक में उसका जिक्र नहीं है, इसलिए यह ग्राह्य नहीं किया जा सकता, जो भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी पाप को प्रमाणित करता है। ननकीराम कंवर इनके सबसे कद्दावर आदिवासी नेता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया गया। ठीक है अमित साहब, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मैं घुमा हूं भानु प्रतापपुर, निश्चित तौर पर आरक्षण की आग है। कांग्रेस को सीधा नुकसान दिख रहा है। कवासी लखमा का विरोध हमने देखा कल किस तरह से जनता ने विरोध किया, लेकिन अब फौरी तौर पर नाराजगी तो दूर कर ली कांग्रेस ने। अब
चैलेंज क्या है भानु प्रतापपुर के लिए, या आदिवासियों को ये बताने की आप कोशिश करेंगे कि ये जो आरक्षण का है कहीं ना कहीं ये है कि ठीकरा आने वाले समय बीजेपी के ऊपर फोड़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है? चैलेंज क्या है भानु प्रतापपुर को लेकर आपके लिए? फौरी तौर पर क्या मिला, क्या किया कांग्रेस ने? क्या जो विशेष सत्र होगा उसके बाद जो भर्तियां रुकी हुई आदिवासियों को नौकरी मिलना चालू हो जाएगी? कांग्रेस को शपथ पत्र में लिख करके देना चाहिए कि हम सिर्फ विधानसभा से पास करेंगे, ये लागू नहीं होने वाला है। अभी ये भ्रमित करने का प्रयास है। और भानु प्रतापपुर की जनता, प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। कवासी लखमा जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री जी से एक गलत निर्णय हुआ है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। जब जनता पूछती है, सुन लीजिए, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो बात नहीं करें। जब कवासी लखमा जी से पूछा गया कि जिसने आरक्षण के विरोध में याचिका दाखिल की उसको आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई है हमसे। तो अरे उनका वीडियो वायरल हो रहा है, आपका मंत्री कह रहा है आपसे गलती हो गई, आदिवासी मंत्री है, तो मान लो कि आपने आरक्षण छीना है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो भ्रमित करने का प्रयास है कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। जो बड़ी बड़ी दलीलें आप टीवी डिबेट में दे रहे हैं, कांग्रेस का हर प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील जैसी तकनीकी बातें करता है, तो टीवी पे बोलने की जगह इसी को हाई कोर्ट में बोल लेते, अच्छे से पक्ष रख लेते, पेशी में चले जाते, तो आरक्षण छीनता नहीं। आज आरक्षण होता, न प्रदेश के आदिवासी सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर होते, न चक्का जाम करते, न आपको आनंद फानंद में विशेष सत्र बुलाना पड़ता। आपकी नियत ही नहीं थी। आपने अपने आदमी लगा करके आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं दाखिल करवाई, आपने पेशियों को आगे बढ़वाया, आपने कोर्ट में पक्ष नहीं रखा। जनता समझ गई आपकी नियत ही नहीं है। अब आप कितना भी बोल लो, जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। छोटा सा जवाब जी। भाजपा चाहे जितना झूठ बोले, जनता जानती है 15 साल इन्होंने ओबीसी आरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किया। बताए कोई अध्यादेश जारी हुआ हो, कोई कमेटी बैठी हो, और जो अनुसूचित जनजाति के लिए कमेटी बैठी थी, ननकी राम कंवर ने इनको आईना दिखाना है। और हाईकोर्ट के निर्णय ने स्पष्ट लिखा है कि जानबूझ के छुपाए गए जो दस्तावेज थे हजारों पेज के, तो ये अपने पाप से ये बच नहीं सकते। लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में यही चरित्र है। ठीक है सुनील साहब जी। ओबीसी आरक्षण को जिसने रुकवाया उसको भी आपने राज्य मंत्री बनाया है। 2012 में जब लागू किया तो भी दस्तावेज हाईकोर्ट में जानबूझ के छुपाए। क्या कारण था? क्योंकि इनका चरित्र ही आरक्षण की आग लगी हुई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव तो फिलहाल नजदीक है, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर राहत देने की जरूर कोशिश की, लेकिन बहुत साफ है आरक्षण फिलहाल लागू नहीं हो सकता जब तक वो 9वीं अनुसूची में शामिल ना हो जाए। अब दोनों ही पक्षों की ये जवाबदारी होना चाहिए, क्योंकि जनता ने दोनों को चुनकर दिया है। कांग्रेस को 71 सीट दी है, तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सांसद यहां से चुनकर दिए हैं। दोनों मिलकर प्रयास करें तो निश्चित तौर पर आदिवासियों का आरक्षण उन्हें वापस मिल सकता है, लेकिन अगर दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तब ही। फिलहाल आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।